चैप्टर 86 लियोन तुम्हें बोली लगानी है। लियोन नीलामी के लिए निकल चुका था और लियोन वहां पर जाकर बैठ चुका था। तभी वहां पर नीलामी घर की चेयरमैन भी आ जाती है। वो वेब सीट में जाकर सोल मास्टर सुयाओ और युयाओ दोनों को ग्रीट करती है। तभी सोल मास्टर सुयाओ उस लड़की की ओर देखते हुए बोला, मिस कायली, आपका स्वागत है और हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई, तुम जल्दी से नीलामी शुरू करवा सकती हो। तभी उनके बगल में बैठी मास्टर सुयाओ की पोती लुयाओ मिस कायली को देखकर मुस्कुराते हुए उनको ग्रीट करते हुए बोली, सिस्टर कायली, आप यहाँ आकर बैठ जाए। वही मिस कायली ये सुनकर मुस्कुराते हुए लुयाओ से बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर लू। तभी मिस कायली जल्दी से आगे जाकर सभी से बोली, यहाँ पर आने वाले मेहमानों, आज की नीलामी शुरू होने जा रही है और यहाँ पर बैठे हैं हमने नीलामी के खास गेस्ट मास्टर सुयाओ और मास्टर लुयाओ। इसलिए इनको और आपको देर न कराते हुए हम नीलामी शुरू करते हैं। ये कहकर मिस कायली वापस से अपनी कमर लचकाते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। वही लोग तो मिस कायली की बातों से ज्यादा उसकी खूबसूरती को देख रहे थे। लियोन भी सभी की ओर देखकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ये सभी इस तरह पागल हो जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से सामने एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देने लगा था, जो कि एक लाल कपड़े से ढके किसी चीज के बगल में खड़ा था। तभी वो बूढ़ा आदमी सभी की ओर देखते हुए बोला, आप सभी का स्वागत है इस नीलामी में। मैं हूं इस नीलामी घर की हर नीलामी को करवाने वाला सीनियर कुशांग। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको अपनी जरूरत का सामान यहां मिल सके। इसी के साथ ये रहा आज की पहली नीलामी का सामान। ये कहकर सीनियर कुशांग उस लाल कपड़े को हटा देते हैं और फिर सभी को वहां पर दिखता है एक बोतल, जिसमें एक गाढ़े पीले रंग का लिक्विड भरा हुआ था। ये देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वही मास्टर हुआन उस लिक्विड को देखते हुए बोला, ये तो स्ट्रेंथिंग लिक्विड है, इससे तो कोई भी आदमी अपनी शक्तियां थोड़ी देर तक बढ़ा सकते हैं। पर तभी मास्टर हुआन लियोन से बोला, लियोन तुम्हें इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर हुआन की बात को समझते हुए लियोन भी चुपचाप उस बोतल को देखने लगा। तब तक उस आदमी ने भी इस बोतल के बारे में सब कुछ बता दिया था। तभी उसको उस आदमी की आवाज आती है, ये हमारी आज को नीलामी सबसे शुरुआती चीज है, इसलिए इसकी बेट की शुरुआत होगी 2000 सोने के सिक्कों से और इसकी कीमत जाएगी 10,000 सोने के सिक्कों तक। इसलिए बोली शुरू कीजिए, 2300 सोने के सिक्के। एक आदमी ने जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए बोला। देखने में वो आदमी किसी व्यापारी की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी एक और आदमी ने उठकर उस लिक्विड की बोली लगाई, 3000 सोने के सिक्के। लेकिन उसके बाद भी बोली रुकी नहीं। इसके बाद बोली 5000 सिक्कों तक पहुंच गई थी, क्योंकि सब चाहते थे कि वो इस लिक्विड को पीकर थोड़े समय के लिए अपनी पावर को बढ़ा सके। इनमें वो लोग शामिल थे जो अपना खर्चा चलाने के लिए जंगल जाकर जानवर को मारकर उनके मैजिक कोर को बाजारों में अच्छे दामों में बेचते थे। ऐसे वॉरियर्स के लिए तो ये लिक्विड किसी वरदान से कम नहीं था। समय बीतता गया और अंत में उस लिक्विड को एक आदमी ने 10,000 सोने के सिक्कों में खरीद लिया। ये देखकर लियोन हैरानी से बोला, बाप रे, एक छोटी सी बोतल के 10,000 सोने के सिक्के। लियोन ये कहकर गौर किया कि वो बोतल में रखी चीज बहुत ज्यादा कीमती थी, लेकिन तभी उसे अपने मास्टर की बात सुनाई देती है। लियोन, ये तो कुछ भी नहीं, ऐसी कई नीलामी होती है जो कि लाखों सोने के सिक्कों तक पहुंच जाती है और कई नीलामी का दाम तो इतना होता है कि तुम उनको सोने के सिक्कों ने तोल भी नहीं सकते। इसके बदले भी आपको ऐसी चीज देनी पड़ती है जो कि उस नीलामी के वस्तु के बराबर ही मूल्यवान हो। ये सब सुनकर लियोन ने हैरानी से उस होने वाली नीलामी को देखने लगा। तभी इसके बाद वहां पर दूसरा सामान आता है। जैसे ही वो आदमी उस लाल कपड़े को हटाता है, तब उसके अंदर से निकलता है एक हथियार जो कि हथौड़े जैसे दिखता है। उस हथौड़े के बीचों बीच एक चमकती हुई मोती जैसे कोई आकृति दिखती है। ये देखकर सभी को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये किसी जानवर का मैजिक कोर है। तभी सभी को उस आदमी की आवाज आती है, भाइयों, ये है लेवल 2 का हाई लेवल हथियार हंटर हैमर, जो कि यूजर की शक्ति को 15 से 20% बढ़ा देता है। और इसको बनाया है इस मिस्टिक वैली टाउन के सबसे प्रसिद्ध वेपनी मास्टर विपोनी मास्टर सर लू जहाओ ने। इसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है क्लास 2 के पीक लेवल जानवर के मैजिक कोर का। इसलिए इस हथौड़े की कीमत स्टार्ट होती है 80,000 सोने के सिक्कों से। इसलिए जल्दी कीजिए, अपनी बोली लगाना शुरू कीजिए। 80,500, 90,000, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000। वहां पर एक के बाद एक बोलियां गूंज रही थी। सभी लोग उस हथौड़े को अपने पास रखना चाहते थे। यहाँ पर अब वो लोग बोली लगा रहे थे जो कि सबसे पैसे वाले थे या फिर वो जो कोई ना कोई दल से आते थे। धीरे धीरे बोली 4,00,000 तक पहुंच गई और 4,00,000 सोने के सिक्कों के बाद किसी की भी बोली बढ़ाने की आवाज नहीं आ रही थी। ये देखकर सीनियर कुशांग ने जल्दी से हथौड़े मारकर इस नीलामी को 4,00,000 सोने के सिक्कों पर खत्म की। ये देखकर लियोन को सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था। वही एक के बाद एक नीलामियां आती रही। वहां बहुत बहुत सी हर्ब्स और लिक्विड्स और हथियार यही आ रहे थे। सभी लोग बोलियां लगाकर उन सामानों को खरीद रहे थे। तभी नीलामी का आखिरी पड़ाव आ गया था। तभी सीनियर कुशांग सभी की ओर देखते हुए बोले, अब आने जा रही है आखिरी नीलामी, और जैसा कि आप सभी को पता है कि आखिरी नीलामी की सोने के सिक्कों से तुलना नहीं की जा सकती।
इसलिए इस नीलामी में आप सभी को कुछ ऐसा देने होगा जो कि उस नीलामी के बराबर हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे और इस बात और न खिंचते हुए आप सभी के सामने मौजूद है यहाँ की आखिरी नीलामी। ये कहकर इस आदमी ने जल्दी से उस लाल कपड़े को हटा देता है। तभी सभी को वहां पर एक काला पत्थर दिखाई देता है। ये देखकर मास्टर हुआन हैरानी से बोले, ये तो आत्मपुंज शैली के पत्थर का एक टुकड़ा है। लियोन, जल्दी से तुम्हें इस चीज को खरीदनी है, इसलिए तुम्हें इस पर बोली लगानी है। लेकिन ये सुनकर लियोन हैरानी से उस पत्थर को देखते हुए बोला, पर मास्टर हुआन, आपने अभी सुना ना, ये चीज सोने के सिक्कों नहीं खरीदी जा सकती और मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं। लेकिन तभी मास्टर हुआन ने जल्दी से लियोन से हड़बड़ाते हुए बोला, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो इसके लिए लेवल 4 की टेक्निक देने को तैयार हो जाना। ये सुनकर लियोन गुस्से में मास्टर हुआन से बोला, क्या मास्टर हुआन, आप होश में तो है? लेवल 4 की टेक्निक अभी मेरे पास भी सिर्फ 2 ही है, इससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन तभी मास्टर हुआन लियोन से बोले, देखो लियोन, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं ना तुम ऐसा ही करोगे। लेकिन अचानक से उस आदमी ने सभी के सामने देखते हुए बोला, भाइयों, ये अजीब सा पत्थर, इसका नाम तो ये बेचने वाला भी नहीं जानता है, लेकिन उसने इसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति का अनुभव किया है और उसे पता चला है कि ये किसी चीज का टुकड़ा है। उस आदमी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इसके बाकी टुकड़े ढूंढ लेता है तो उसके पास एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर शक्ति का साधन होगा। ये सुनकर सभी लोगों को हैरान तो हुई, लेकिन कोई भी इसके लिए इतना ज्यादा खुशी नहीं था, क्योंकि सभी लोग लगा कि ये तो नासमझी होगी, अगर उन्होंने कोई अमूल्य वस्तु देकर अगर किसी के हाथ में सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा आया तो उनकी ये नीलामी तो बेकार ही चली जाएगी। वही विप सीट पर बैठे सुयाओ और लुयाओ भी ये खास चीज देखकर इतने ज्यादा खुश नहीं हुए। वही उनके बगल में बैठी मिस कायली भी ये देखकर दोनों सोल मास्टर की ओर देखते हुए बोली, सीनियर्स, आप दोनों को क्या लगता है, इस पत्थर में ऐसी क्या खास बात होगी? क्या सच में इसको किसी को लेने के बाद फायदा होगा भी? लेकिन तभी सोल मास्टर सुयाओ उस पत्थर को गौर से देखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, देखिए मिस कायली, हम भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि सीनियर कुशांग ने कहा कि ये सिर्फ एक टुकड़ा है और इसके बाकी टुकड़े पता नहीं कहाँ होंगे, इसलिए इतने बड़े ग्रह में इनके बाकी टुकड़ों को ढूंढना सच में बहुत, बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इससे तो अच्छा होगा कि इसके बारे में भूल जाए और देखते हैं आखिर कौन इस नीलामी में दिलचस्पी दिखाता है। वही अभी भी सभी लोग इसी असमंजस में थे कि क्या उन्हें ये पत्थर पर बोली लगानी चाहिए या नहीं। तभी सभी के बीच एक आवाज गूंजी, सीनियर कुशांग, मैं इस पत्थर के बदले आपको लेवल 2 की हाई लेवल टेक्निक देना चाहूंगा, अगर आप चाहे तो। ये था एक जवान आदमी जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिसके बाल उसके कानों तक आ रहे थे और उसके बालों का रंग हल्के लाल रंग थे और उसके कानों में बहुत से सोने के बालियां लटकी हुई थी। लेकिन ये सुनकर भी सीनियर कुशांग ज्यादा खुश नहीं हुए और फिर उन्होंने आराम से उस आदमी की ओर देखते हुए बोले, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन इसको बेचने वाले ने इसके बदले लेवल 3 की हाई लेवल टेक्निक की मांग की है, इसलिए आपकी लेवल 2 की टेक्निक इस चीज के लिए ठीक नहीं होगी। आप अपनी बोली को और बढ़ाए। लेकिन सीनियर कुशांग के मुंह से निकले ये शब्द हर किसी के सीने में किसी कांटों की तरह चुभ रहे थे। वही विप सीट पर बैठे मास्टर सुयाओ और मास्टर युयाओ भी लेवल 3 की हाई तकनीक को सुनकर हैरान हो गए थे, क्योंकि अगर लेवल 3 की हाई लेवल टेक्निक को अगर सोने के सिक्कों में तोला जाए तो उसकी कीमत 4 लाख तक जा सकती है। इस पत्थर की इतनी कीमत सुनकर तो मास्टर सुयाओ को भी लग रहा था कि शायद ये कीमत बहुत ज्यादा थी, और वो भी उस पत्थर के लिए जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं था। वही वो आदमी जिसने लेवल 2 की टेक्निक का दाव लगाया था, वो लेवल 3 का नाम सुनते ही अपनी जगह पर बैठ गया। तभी सीनियर कुशांग सभी की ओर देखने लगा। सीनियर कुशांग भी समझ चुके थे कोई भी इतना बड़ा दांव नहीं लगाना चाहता था। लेकिन तभी सभी ने एक आवाज सुनी, सीनियर कुशांग, मैं इस पत्थर के बदले आपको लेवल 3 की हाई टेक्निक देने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर सभी लोग उस आवाज की ओर देखने लगे। तभी सभी ने देखा कि एक काले कपड़े पहन लड़का, जिसके बहुत लंबी चोटी बनी हुई थी और उसकी आंखों की पुतलियों का रंग हल्के नीले रंग का था, और उस लड़के के पीछे 2 बूढ़े भी खड़े हुए थे जो कि शायद उस लड़के की सुरक्षा का कार्य कर रहे थे। तभी सभी लोग जो उस लड़के और उन दोनों आदमियों को पहचान गए थे, वो उन तीनों को देखते हुए बोले, ये तो जोशीला योद्धा दल का अगला लीडर श्रीकांत है ना? और ये जो दोनों लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं वो दोनों उस दल के एल्डर्स है ना? बाप रे, आखिर ये यहाँ कर क्या रहे हैं? तभी उस लड़के ने आगे कहा, इस टेक्निक का नाम है डिवाइन वेपन क्रिएशन। इसकी मदद से कोई भी यूजर अपनी शक्तियां से एक ऐसा हथियार बना सकता है जो कि किसी भी नॉर्मल अटैक से नहीं टूटेगा, और ये आराम से किसी लेवल 3 के पीक लेवल टेक्निक के हमले को भी झेल सकता है। ये सुनकर सभी के कान बंद पड़ गए थे, क्योंकि लेवल 3 के पीक लेवल को झेलना सच ने काफी हिम्मत की बात होगी, क्योंकि किसी भी लेवल का पीक हमला सच ने बहुत ज्यादा तबाही कर सकता है। ये सुनकर सीनियर कुशांग ने जोशीला योद्धा के अगले लीडर की ओर देखते हुए बोले, क्या बात है? इस पत्थर के लिए जोशीला योद्धा दल के लीडर श्रीकांत ने लगाई लेवल 3 की हाई लेवल टेक्निक। क्या कोई और भी है जो इसके लिए बोली लगाना चाहता है?
वही इससे दूर मास्टर सू याओ और मास्टर यू याओ और मिस कायली जोशीला योद्धा दल के अगले लीडर को यहाँ देख हैरान हो गए थे। तभी मास्टर सू ने मास्टर यू और मिस कायली की ओर देखते हुए हैरानी से बोले, ये श्रीकांत आखिर यहाँ क्या रहा है, कल तो ये लोग यहाँ पर थे ही नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका मतलब ये कल यहाँ नीलामी घर नहीं रुके थे। तभी मिस कायली ने दोनों मास्टर की ओर देखते हुए हैरानी से बोली, हाँ सच ने यकीन नहीं हो रहा कि जोशीला योद्धा दल के लीडर अचानक से यहाँ आ जाएंगे। और मैंने सुना है कि जोशीला योद्धा के एक एल्डर को किसी ने ब्राइट मैजिक स्कूल में मौत के घाट उतार दिया है। इसलिए जोशीला योद्धा दल उस स्कूल से बहुत नाराज है, लेकिन उस स्कूल की ताकत ज्यादा होने की वजह से वो लोग चाहकर भी हमला नहीं कर पा रहे हैं। मास्टर सू याओ और मास्टर यू याओ ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोले, हाँ हमने भी इसके बारे में सुना है। और उस स्कूल से तो संधार दल भी हमेशा दोस्ती बनाकर रखना चाहेगा, क्योंकि उस स्कूल की असली ताकत तो अकल्पनीय है। वही इनसे दूर कोई भी अगली बोली लगाने के लिए तैयार नहीं थे। ये देखकर जोशीला योद्धा दल का अगला लीडर श्रीकांत बहुत ज्यादा खुश होता है। वही लियोन तो जोशीला योद्धा दल का नाम सुनकर ही हैरान हो गया और फिर वो अपने आप को कोसते हुए धीरे से बोला, क्या बात है लियोन, अब दोबारा तुम्हें इस जोशीला योद्धा दल का नाम सुनने को मिल ही गया। चलो अब ये हो ही गया है तो इसे आगे भी बढ़ाते हैं। और फिर लियोन अपनी जगह से उठता है और फिर जोर से लीडर कुशांग की ओर देखते हुए बोला, मेरी बोली है लेवल 3 की पीक लेवल टेक्निक, थंडर स्पेन एंगलमेंट टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से आप कुदरती बिजलियों की तरह ही आप बिजली का उपयोग कर पाओगे। इसकी मदद से कोई भी कभी भी एक बार अपने हमले से सामने वाले विरोधी को बिजली की सहायता से कैद कर सकता है। चैप्टर 87, क्या तुम मुझे मारना चाहती थी? जैसे ही लियोन ने वहां पर लेवल 3 की पीक लेवल टेक्निक की बोली लगाई तो सभी के चेहरे ठंडे पड़ गए। इतना ही नहीं, वहां पर बैठे सोल मास्टर सू याओ और यू याओ भी उस लड़के को बोली में उतरता देख दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, लगता है अब बोली में थोड़ा दिलचस्प मोड़ आने वाला है। ये सुनकर उनके बगल में बैठी मिस कायली दोनों की ओर देखकर बोली, क्या हुआ सीनियर्स, क्या आप उस लड़के को जानते हो? लेकिन तभी मास्टर सू याओ और मास्टर यू याओ मिस कायली से आगे कुछ कहने वाले थे कि अचानक से बीच ने लू याओ गुस्से में लियोन को देखती हुई बोली, सिस्टर कायली, ये वही लड़का है जिसे मास्टर सू और मास्टर यू अपने साथ अपने दल के मुख्य कमरे में लेकर गए थे। ये सुनकर मास्टर सू याओ अपनी पोती की ओर देखते हुए बोले, लू याओ ये क्या अनुशासन है, तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा था? लेकिन वही मिस कायली सीनियर सू याओ की ओर देखती हुई बोली, पर मास्टर, आखिर लू याओ ने कुछ गलत कहाँ कहा? और मुझे क्या आप दोनों समझाएंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? आप उस लड़के को हमारे दल के मुख्य कक्ष में क्यों लेकर गए थे? आपको पता है ना ये यहाँ के नियम के विरुद्ध है। लेकिन तभी मास्टर यू याओ और मास्टर सू याओ दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए मिस कायली से बोले, मिस कायली हम आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन पहले इस नीलामी को खत्म हो जाने दीजिए। ये कहकर दोनों वापस से उस लड़के की ओर देखने लग जाते हैं। वही मिस कायली भी न चाहते हुए इस बात को छोड़ देती है। लेकिन अगर वहां पर सबसे ज्यादा कोई हैरान था तो वो था जोशीला योद्धा दल का अगला लीडर श्रीकांत, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ कोई ऐसा भी करने की हिम्मत करेगा। तभी श्रीकांत लियोन को ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। उसे लियोन किसी भी दल का मेंबर तो नहीं लग रहा था। ये देखकर श्रीकांत और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि एक साधारण इंसान उस जैसे होने वाले लीडर के साथ उसकी बराबरी करे ये श्रीकांत के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन तभी गुस्से में अपनी हाथ की मुट्ठी बिचते हुए सामने कुशांग की और देखते हुए बोला, तो मैं इसके बदले देने वाला हूँ लेवल 4 की लो लेवल टेक्निक, डेमन अर्थ हैंड टेक्निक। ये टेक्निक जोशीला दल की बेहद ही खास टेक्निक थी, जो कि श्रीकांत गुस्से में बोली लगाने जा रहा था। ये देखकर पीछे खड़े दोनों एल्डर्स अपने होने वाले लीडर को रोकते हुए बोले, रुक जाए लीडर, अगर लीडर को पता चली तो वो हमें सजा भी दे सकते हैं, इसलिए लीडर श्रीकांत ऐसा मत करिए। लेकिन तभी लीडर श्रीकांत गुस्से में अपने दोनों साथियों को चुप कराते हुए बोला, शांत रहिए एल्डर, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अब सवाल मेरी इज्जत का है, अगर मैं हार जाता हूँ तो आखिर फिर मिस कायली के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी कि एक होने वाला लीडर एक मामूली लड़के से हार गया। पिताजी की चिंता मत कीजिए, उनको मैं संभाल लूंगा। लेकिन वही सभी लोग लेवल 4 का नाम सुनकर ही सभी लोग सदमे में चले गए, क्योंकि एक मामूली से पत्थर के लिए आखिर कोई लेवल 4 की टेक्निक कैसे दे सकता है, क्योंकि लेवल 4 की टेक्निक लगभग 70 लाख से 80 लाख सोने के सिक्कों में बिकेगा। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि अब यहाँ बात सिक्कों की नहीं बल्कि बात थी अपने ओहदे की, अपनी इज्जत की। वही लियोन भी ये सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि उसके पास लेवल 4 की सिर्फ 2 टेक्निक ही थी, जिसमें से एक थी लेवल 4 की लो लेवल टेक्निक और एक थी लेवल 4 की हाई लेवल टेक्निक। तभी लियोन ने घबराते हुए अपने मास्टर हुआन से बोला, मास्टर हुआन, क्या हमें अभी भी आगे बढ़ना चाहिए? आखिर आप मुझे इस मामूली से पत्थर के लिए लेवल 4 की टेक्निक देने को कह रहे हो? लेकिन तभी मास्टर हुआन ने लियोन से कहा, लियोन मुझ पर विश्वास रखो। ये जिस चीज का टुकड़ा है वो इस लेवल 4 की टेक्निक से बहुत बहुत ज्यादा कीमती है। आगे तुम्हें सब पता चल जाएगा, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ो और बोली बढ़ाओ।
तभी लियोन ने अपने मास्टर की बात सुनकर न चाहते हुए भी अपना हाथ उठाते हुए सामने की ओर देखते हुए बोला, मेरी बोली है लेवल 4 की हाई लेवल टेक्निक, अर्थ वॉल्केनो लावा ब्लेज। ये सुनकर तो मास्टर सू याओ और मास्टर यू याओ भी अपनी जगह पर खड़े हो गए और फिर मास्टर सू हड़बड़ाते हुए बोले, आखिर ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, इस पत्थर के लिए लेवल 4 की हाई लेवल टेक्निक, कहीं ये लड़का जोश जोश में तो ये सब नहीं कर रहा है ना, इतनी मूर्खता भी सही नहीं है। वही मिस कायली के बगल में खड़ी लड़की लू याओ ये देखकर बोली, क्या मूर्ख लड़का है, एक लेवल 4 की हाई लेवल टेक्निक वो भी इस पत्थर के लिए, और फिर मुस्कुराने लगती है। मास्टर यू याओ और मास्टर सू याओ ही नहीं थे जो ये सुनकर हैरान हुए थे, जोशीला योद्धा दल के वो दोनों एल्डर और होने वाला लीडर श्रीकांत भी लियोन की इस बोली से हैरान हो गए थे, क्योंकि लेवल 4 की हाई लेवल टेक्निक तो उनके पास भी नहीं थी। ये देखकर दोनों एल्डर अपने होने वाले लीडर से बोले, लीडर अब क्या करें, हमारे पास अब कोई भी टेक्निक नहीं है, इसलिए अब हम हार मान लेनी चाहिए। ये सुनकर लीडर श्रीकांत गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बिछने लगा, और फिर न चाहते हुए उसे अपने कदम पीछे की ओर करने पड़े। वही लीडर श्रीकांत को पीछे हटता देख सीनियर कुशांग सभी की ओर देखते हुए बोले, लगता है लीडर श्रीकांत ने अपने पैर पीछे की ओर कर लिए है, इसका मतलब है कि इस लड़के ने लेवल 4 की हाई लेवल टेक्निक देकर इस पत्थर को अपना बना लिया है, बधाई हो लड़के। और इसी के साथ आज की नीलामी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की नीलामी में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। आप सभी को अपना अपना सामान आपके कमरे में मिल जाएगा और अगली नीलामी होने से पहले आप सभी के पास पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। तब तक के लिए अलविदा। ये कहकर सीनियर कुशांग वहां से चले जाते हैं, लेकिन अभी भी सभी लोग लियोन को ही देख रहे होते हैं। लियोन भी अपनी ओर इतनी सारी नजर पाकर थोड़ा हिचकिचाने लगता है और धीरे धीरे वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही लियोन दरवाजे से बाहर निकलने वाला था तभी अचानक से लियोन को पीछे से आवाज आती है, और जैसे ही लियोन पीछे मुड़कर देखता है तब उसे मास्टर सू याओ, मास्टर यू याओ और लू याओ और वही सुंदर लड़की दिखाई देते हैं। तभी मास्टर सू ने लियोन की ओर देखते हुए बोले, मिस्टर तियान, हम आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए क्या आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए चल सकते हैं। मास्टर यू याओ और मास्टर सू याओ और लियोन के बीच कमरे में जो बात हुई थी वो मिस कायली को पता चल गई थी। वही मिस कायली ने ही मास्टर सू याओ और मास्टर यू याओ को कहा था कि वो उस लड़के को उनके साथ लेकर चले, लेकिन जैसे ही वो सभी वहां जाने वाले थे तभी अचानक से वहां पर कुशांग आ जाता है और फिर मिस कायली और मास्टर यू याओ और मास्टर सू याओ को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वही मिस कायली और दोनों सोल मास्टर एक दूसरे की ओर देखते हुए गर्दन हिलाते हैं और फिर मास्टर सू अपनी पोती की ओर देखते हुए बोले, डॉटर लू, तुम हमारे मेहमान को अपने मुख्य कक्ष तक लेकर जाओ, तब तक हम हमारा काम निपटा के आते हैं। ये कहकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। वही लियोन ने जब सुना कि उसे वापस से इस लड़के के साथ रहना होगा तब वो धीरे से उस लड़की की ओर देखता है, लेकिन मास्टर की पोती गुस्से से लियोन को देखी जा रही थी। ये देखकर लियोन ने धीरे से अपना हाथ हिलाते हुए बोलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उस लड़की ने लियोन की ओर से अपना मुंह फेरकर धीरे से बोली, कितना बेवकूफ लड़का है। ये कहकर वो लड़की आगे आगे जाने लगती है। वही एक लड़की के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर लियोन अपनी गर्दन नीचे कर लेता है और न चाहते हुए भी उस लड़की के पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी मास्टर हुआन ने हंसते हुए लियोन से बोले, चलो, किसी को तो लगता है कि तुम एक बेवकूफ हो। लेकिन जैसे ही लियोन ने अपने मास्टर की बात सुनी तो वो गुस्से में अपने मास्टर से बोला, मास्टर, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है, आप ही थे जिसने इस मामूली पत्थर के लिए मुझे लेवल 4 की टेक्निक की बोली लगाने पर मजबूर कर रहे थे। अब बताएं, आखिर उस पत्थर ने ऐसी क्या खासियत थी जिसके लिए आप लेवल 4 की टेक्निक देने के लिए तैयार हो गए। लियोन में ये इसलिए पूछा था क्योंकि उसने भी देखा कि मास्टर हुआन उस पत्थर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, इसलिए लियोन ने अपने मास्टर से इसके बारे पूछ लिया। लेकिन वही मास्टर हुआन लियोन को मुस्कुराते हुए जवाब देने लगे, लियोन, ये है आत्मपूंजी शैली का टुकड़ा। ये चीज बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जब तुम इसकी शक्ति को देखोगे तब तुम्हें ये क्लास 4 की टेक्निक छोटी लगने लगेगी, लेकिन अभी हमें इसके बाकी टुकड़े भी ढूंढने हैं। ये बात सुनकर लियोन हैरानी से अपने मास्टर से बोला, मास्टर, ये आप क्या कह रहे हो, इतने बड़े ग्रह में इस चीज के टुकड़े ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, हम इसके टुकड़े कहाँ कहाँ ढूंढने जाएंगे। लियोन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मास्टर ऐसी बात कर भी कैसे सकते हैं। लेकिन तभी मास्टर हुआन ने थोड़ी देर सोचते हुए बोले, थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। वही मास्टर और लियोन दोनों बातें करते करते उस दरवाजे तक पहुंच चुके थे। वही लियोन अंदर जाकर वहां पर रखी एक कुर्सी पर बैठ जाता है और उसके सामने वो लड़की भी बैठ जाती है। वो लड़की अभी भी लियोन की ओर नहीं देख रही थी। ये देखकर लियोन भी उस लड़की के बर्ताव से परेशान हो गया था, इसलिए उसने भी उस लड़की की ओर देखना बंद कर दिया और फिर मास्टर सू याओ और मास्टर यू याओ का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते काफी समय बीत चुका था। लियोन भी इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई थी।
लेकिन जैसे ही लियोन ने अचानक से अपनी आंख खोली तो अचानक से उसके चेहरे के नजदीक उस लड़की का चेहरा था। ये देखकर लियोन बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर वो अपनी कुर्सी से उठकर उस लड़की से थोड़ा दूर हटता है और फिर उस लड़की की ओर देखते हुए हिचकिचाते हुए बोला, आखिर तुम मेरे इतना नजदीक क्या कर रही थी? बताओ आखिर क्या किया है तुमने मेरे साथ? ये कहकर वो खुद को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। तभी वो लड़की लू याओ लियोन की ओर देखते हुए गुस्से से बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वो तो जब तुम सो रहे थे तब तुम्हारा हाथ टेबल पर रखे इस नाइफ से छूने वाला था। पहले मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तब मुझे हमारे दल का ख्याल आया क्योंकि मेरे दादाजी को लगता है कि तुम हमारे दल की मदद कर सकते हो। इसलिए मैं न चाहते हुए भी जल्दी से तुम्हारे हाथ संभालने लगी, लेकिन जिस समय ही तुम्हारी आंख खुल गई थी। ये सब सुनकर लियोन ने जल्दी से टेबल पर पड़े नाइफ को देखकर जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, क्या तुम मुझे मारना चाहती थी? कितनी निर्दय हो तुम! ये सुनकर लू याओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर अपने हाथ में शक्तियों की बनी तलवार लेकर गुस्से में लियोन से बोली, पहले का तो पता नहीं लेकिन मैं तुम्हें अब जरूर मारने वाली हूँ। ये कहकर लू याओ लियोन की ओर भागने लगती है। ये देखकर लियोन जल्दी से भागने लगता है और फिर भागते भागते लियोन लू याओ से माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मुझे से गलती हो गई, अगली बार से नहीं करूंगा। लेकिन वो लू याओ अभी भी लियोन का पीछा करना नहीं छोड़ती है। ये देखकर लियोन जल्दी से मास्टर हुआन से बोला, मास्टर हुआन जल्दी मुझे बचाए ना, आप कुछ कीजिए। नहीं तो ये लड़की तो मुझे सच में मार देगी। तभी लियोन की बात सुनकर मास्टर हुआन लियोन से बोले, मैं क्या करूं उसमें, तुम ही थे वो जो थोड़ी पहले ज्यादा ही जबान चला रहे थे, तुमने उस लड़की की पूरी बात क्यों नहीं सुनी? उल्टा तुम ही थे ना जो कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। अब भुगतो, और मुझे इस बीच मत घसीटो। तभी लियोन ने जल्दी से मास्टर हुआन को रोकते हुए बोला, रुकिए मास्टर हुआन, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? लेकिन लियोन की बात का सामने से कोई उत्तर नहीं आया तो लियोन समझ चुका था कि मास्टर उसकी अब कोई भी मदद नहीं करने वाले थे। इस बात को महसूस कर लियोन ने जल्दी से अपने हाथ में शक्तियों से बनी हुई तलवार बाहर निकाल ली और फिर अचानक से लू याओ की तलवार को रोकने के लिए उसने जल्दी से अपनी तलवार को लू याओ की तलवार से भिड़ा दी। ये देखकर लू याओ बोली, अच्छा तुम लड़ना चाहते हो? तभी लू याओ ने अचानक से अपनी तलवार पर और भी ज्यादा शक्ति बढ़ा दी। इससे लियोन न चाहते हुए भी पीछे की ओर खिसक गया था। तभी लियोन ने लू याओ की शक्तियों को महसूस करते हुए बोला, स्प्रिट इनेटेटेड आत्मा की पहल लेवल। ये लड़की क्लास 3 तक पहुंच चुकी है, इसका मतलब मैं इससे बिना शक्ति चक्र की शक्तियों से जीत नहीं पाऊंगा। इस बात को महसूस कर लियोन ने मुस्कुराते हुए बोला, देखो, मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी, इसलिए मैं तुमसे इस बारे माफी मांगता हूं। अगली बार से ऐसा इल्जाम तुम पर नहीं लगाऊंगा। माफ कर दो, मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। ये सुनकर लू याओ जो कि अभी भी लियोन को घूर रही थी, वो लियोन की माफी सुनकर थोड़ी सी शांत होने लगी और फिर उसने अपनी शक्तियों से बनी तलवार को वापस से अपने अंदर ले लेती है और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। ये देखकर लियोन ने लंबी सांस लेते हुए बोला, अरे यार, मुझे इस लड़की से बच के रहना होगा, ये तो सच में बहुत खतरनाक लड़की है। ये कहकर लियोन धीरे धीरे वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और फिर वहां से मास्टर यू याओ और मास्टर सू याओ और मिस कायली ये तीनों वहां से अंदर आते हैं। चैप्टर 88, ग्राउंड सील, स्काई सील, हेवन सील, डिवाइन सील। जब लियोन को लू याओ छोड़ देती है तब लियोन वापस से अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। तभी बाहर से मास्टर सू और मास्टर यू उनके साथ वही सुंदर लड़की अंदर कमरे की ओर आ रहे थे। वही लियोन भी उस लड़की की ओर देख रहा था, लेकिन जब लियोन ने महसूस किया कि लू याओ उसे गुस्से से देख रही थी, ये जानकर लियोन जल्दी से अपनी नजर मिस कायली से हटाकर वापस से अपनी नजर उसी टेबल पर रखे चाकू पर गई। ये देखकर लियोन धीरे से खांसने लगा था। वही मास्टर सू याओ और बाकी दोनों भी अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए थे, लेकिन लियोन को अजीब बर्ताव करता देख मास्टर सू याओ लियोन की ओर देखते हुए बोले, लड़के क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? और फिर मास्टर सू याओ अपनी पोती की ओर देखते हुए बोले, क्या मेरी पोती ने तुम्हें परेशान किया? लेकिन तभी ये सुनकर लियोन धीरे से लू याओ को देखता है, लेकिन लू याओ अभी भी गुस्से से ही लियोन को देख रही होती है। ये देखकर मास्टर हुआन हंसते हुए लू याओ की ओर देखते हुए बोले, लगता है इस लड़की में कुछ ज्यादा ही गुस्सा भरा हुआ है। लड़के तुम्हें इससे बच के रहना चाहिए। लेकिन ये सुनकर लियोन ने जल्दी से अपनी नजरें लू याओ की ओर से हटाते हुए मास्टर सू याओ से बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है, खैर ये सब छोड़िए, आप बताएं आपने मुझे यहाँ आने को क्यों कहा? ये सुनकर मास्टर सू याओ चुप हो जाते हैं और फिर मिस कायली और अपने ब्रदर यू की ओर देखने लगता है और फिर अपनी गर्दन हिलाते हुए लियोन की ओर देखते हुए बोले, देखो लड़के, पहले तुम इनसे मिलो। ये है संधार दल के सबसे बड़े एल्डर की पोती मिस कायली, और यही है जिन्होंने इस नीलामी घर की बागडोर संभाली हुई है। देखा जाए तो ये बड़ी काबिलियत की बात है कि ये इतनी सी उम्र में ये इस बड़े नीलामी घर को संभालने लगी है। और तुम तो जानते हो हमारा संधार दल एक बहुत ही बड़ी दिक्कत से गुजर रहा है, इसी मामले में मिस कायली तुमसे बात करना चाहती है।
ये कहकर मास्टर सू मिस कायली की ओर देखने लगते हैं। ये देखकर मिस कायली भी खड़े होते हुए लियोन को ग्रीट करती है। मैं इस नीलामी घर की चेयरमैन मिस कायली आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आपको नीलामी में मजा आया होगा। देखिए, जैसा कि मास्टर सू याओ और मास्टर यू याओ ने तुम्हें पहले ही इसके बारे में बता दिया है, इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहूंगी कि आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए और इसके बदले हम वादा करते हैं कि संधार दल आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। और इसके बदले हम आपको एक भेंट देना चाहते हैं। आप चाहे तो आप रहस्यमयी विदुर तालाब में जाकर आप वहां पर तालाब में मौजूद सोल पावर की ऊर्जा को अपने अंदर सोख सकते हो और अपना लेवल बढ़ा सकते हो। तो बताओ, क्या तुम हमारा साथ देना चाहते हो? देखो, ये सब तुम्हारा फैसला होगा, इसमें हम तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब दिमाग से सोचकर ही हमें तुम्हारा फैसला बताना। ये कहकर मिस कायली चुप हो जाती है और फिर मास्टर सू और मास्टर यू की ओर देखने लगती है। वही लियोन भी मिस कायली की बात सुनकर सोचने लगता है। वैसे लियोन को वहां पर जाना ही था, इसमें लियोन को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर अगर लियोन ने सोचा कि अगर उसने जल्दी ही इसके बारे में हाँ कर दी तो ये लोग उससे आगे भी ऐसे ही काम कराते रहेंगे, इसलिए लियोन ने थोड़ी देर बाद उन तीनों की ओर देखने लगा और फिर उनकी ओर देखकर बोला, हम ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो तीनों एक दूसरे की ओर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर मुस्कुराते हुए लियोन की ओर देखकर उसको धन्यवाद देते हुए खुशी से लियोन की ओर देखने लगे। वही लियोन भी उनकी ओर देखकर बहुत ज्यादा खुश था और फिर उसकी नजर वापस से लुयाओ की ओर गई, जो अभी भी लियोन को अजीब तरह से देख रही थी। ये देखकर लियोन, जो थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहा था, वो वापस से नॉर्मल हो गया था। वही लुयाओ को देखकर लियोन ने मन ही मन बोला, अरे आखिर ये लड़की चाहती है क्या? क्या ये मुस्कुराना नहीं जानती है? वही वो तीनों तो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनके दल की थोड़ी सी समस्या तो हल हो गई। हालांकि वो लोग लियोन से जीतने की उम्मीद तो नहीं लगा रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्हें कम उम्र का सोल मास्टर मिल गया। तभी मास्टर सू ने लियोन की ओर देखते हुए बोले, देखो लड़के, मुझे खुशी हुई कि तुम मान गए, लेकिन तुम्हें सोल मास्टर के लिए एक अच्छे मास्टर की जरूरत होगी जो तुम्हें इसके बारे में सिखाएगा। इसलिए क्या तुमने ने पहले से ही अपना मास्टर चुन रखा है या फिर तुम हमारे साथ संधार दल आने वाले हो? ये सुनकर लियोन अपने शक्ति चक्र की ओर देखने लगा क्योंकि उसी में लियोन के मास्टर भी रह रहे थे। ये महसूस कर लियोन मुस्कुराते हुए मास्टर सू याओ की ओर देखते हुए बोला, मास्टर सू आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक बहुत अच्छे मास्टर है जो कि सोल मास्टर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। ये सुनकर मास्टर सू याओ को भी थोड़ी राहत मिलती है और फिर मास्टर सू याओ एक गहरी सांस लेते हुए बोले, चलो ये काम तो अच्छा हुआ, लेकिन अब दूसरे काम पर हमें ध्यान देना चाहिए। तभी मास्टर सू की बात सुनकर मिस कायली धीरे से बोली, मास्टर आप कल होने वाले मुकाबले की बात कर रहे हैं ना, जो कि बिच्छू दल के साथ होने वाला है? जैसा कि उन्होंने हमारे पास खबर पहुंचाई है कि बिच्छू दल अपने 3 लोगों को मुकाबले के लिए भेजेगा, और जो ही 3 में से 2 मुकाबले जीत जाता है वो उस रहस्यमयी तालाब को अपना बना सकता है। इसलिए मास्टर सू हमें भी 3 लोगों को मुकाबले के लिए भेजना होगा, इसलिए आप बताइए कि आखिर वो 3 लोग कौन होंगे? ये कहकर मिस कायली मास्टर सू की ओर देखने लगी। वही लियोन और लू याओ भी मास्टर सू की ओर ही देखने लगे थे। वही मास्टर सू मिस कायली की बात सुनकर एक गहरी सोचने चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर तक सोचने लगते हैं। तभी उनकी नज़र लियोन के ऊपर जाती है। वही मास्टर सू लियोन को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ये देखकर लियोन को मास्टर सू से एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ये महसूस कर लियोन मास्टर सू की ओर देखते हुए बोला, मास्टर सू आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं उस मुकाबले का भाग नहीं बन सकता हूँ। जितना मुझे पता है वहां पर सब ताकतवर लोग होंगे और मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ कि उन्हें हरा सकूं। हालांकि लियोन ये बात जानता था कि वो शक्ति चक्र की मदद से उनको आसानी से हरा सकता था, लेकिन ये तब की बात थी जब लियोन अकेला था, लेकिन अब उसके साथ उसके मास्टर है जो कि शक्ति चक्र की शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे देंगे। ये महसूस कर लियोन पहले ही उस मुकाबले से पीछे हटना चाहता था। लेकिन वही मास्टर सू भी लियोन की बात को सुनकर मुस्कुराने लगे थे क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि लियोन ऐसा ही कुछ बोलेगा। लेकिन मास्टर सू लियोन की ओर देखते हुए बोले, देखो लड़के, मुझे भी पता है कि तुम जो सोच रहे हो वो सही है, लेकिन तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारी सोल पावर बहुत ज्यादा है और जितना मुझे याद है बिच्छू दल के पास कोई भी सोल मास्टर नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए ये सही रहेगा कि तुम इस मुकाबले में भाग लो। और जितना मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी सोल पावर थोड़ी विचलित सी दिखाई दे रही है, इसलिए मुझे लगता है तुम सोल मास्टर के लेवल 1 पर पहुंचने वाले हो, जो कि बेहद ही खुशी की बात है। इसलिए लड़के, तुम बिना डरे इस मुकाबले के लिए हाँ कर दो, और जब तुम मुकाबला हार जाते हो तो इसके पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर लियोन भी सोच में पड़ जाता है कि उसे ये सब करना चाहिए या नहीं, लेकिन तभी लियोन को अपने मास्टर हुआन की आवाज सुनाई देती है। लियोन जल्दी से इसके लिए हाँ बोल दो, वैसे भी तुम्हें उस तालाब में जाना ही है तो क्यों ना तुम उससे पहले एक मुकाबला कर ही लो, क्योंकि इससे तुम्हारी शक्तियां ज्यादा तेजी से खत्म होगी और फिर जब तुम थकी हुई हालत में उस तालाब के अंदर जाओगे तब तुम जल्दी जल्दी अपनी शक्तियों को सोख पाओगे। अपने मास्टर की ऐसी बात सुनकर लियोन न चाहते हुए भी मास्टर हुआन की बात को टाल ना सका और फिर लियोन ने उस मुकाबले के लिए हाँ बोल दिया।
ये सुनकर मास्टर सू जल्दी से कुर्सी का सहारा लेते हुए पीछे खिसकने लगे और फिर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसने लगे। तभी मास्टर सू ने लियोन की बात सुन धीरे से लियोन से बोले, ठीक है लड़के, कल तुम जल्दी इस महल के बाहर आ जाना, तब हम उस तालाब की ओर जाएंगे। अभी तुम जाकर आराम कर सकते हो या फिर इस नीलामी घर के ट्रेड मार्केट में जाकर देख सकते हो। ये सुनकर लियोन भी मास्टर सू की बात मान जाता है और वहां से उन सभी को ग्रीट करते हुए वहां से चला जाता है। उसको जाता देख मिस कायली जल्दी से अपनी गर्दन मास्टर सू की ओर करते हुए बोली, मास्टर सू आपको क्यों लगता है कि ये हमारी मदद कर सकता है? दिखने में ये एक साधारण इंसान लगता है, क्या ये सच में हमारे दल की मदद कर भी पाएगा या नहीं? मिस कायली को अभी भी लियोन पर विश्वास नहीं हो रहा होता है क्योंकि अभी उसकी उम्र 18 से 19 साल के लड़के जितनी ही लग रही थी और इतनी कम उम्र में लेवल 2 या उससे ऊपर का सोल मास्टर बनना नामुमकिन सा था। लेकिन मास्टर सू याओ मिस कायली की ओर देखते हुए अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, मिस कायली, ये तो मुझे भी पता नहीं कि ये हमारी मदद कर पाएगा या नहीं, लेकिन मैंने इसकी आंख में एक अजीब प्रकार का आत्मविश्वास देखा है और मैं अभी तक इसकी असली शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा पाया हूँ। और हमें अब इतनी जल्दी इतनी कम उम्र का सोल मास्टर मिलेगा भी नहीं है। तुम्हें भी पता है उस प्रतियोगिता को होने में अब सिर्फ 8 महीने ही बाकी है, इसलिए कैसे भी हमें इस लड़के को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। वही लियोन अपने कमरे की ओर जा रहा होता है, वो रास्ते में कमरे में हुई बातों के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी लियोन ने मास्टर हुआन से बोला, मास्टर क्या सोल पावर को बढ़ाना सच में कठिन होता है क्या? अपने शिष्य की बात सुनकर मास्टर हुआन मुस्कुराते हुए बोले, हाँ लियोन, सोल पावर को बढ़ाना सच में बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सोल मास्टर के पास 4 सील होती है, ग्राउंड सील, स्काई सील, हेवन सील और आखिरी डिवाइन सील। ज्यादातर सोल मास्टर आमतौर पर ग्राउंड सील पर ही अटके होते हैं और ये ज्यादातर वही लोग होते हैं जो आमतौर पर अल्केमिस्ट का काम करते हैं। और जो स्काई सील है वहां तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। अगर यहां तक पहुंचने वालों को तुम प्रतिशत में देखोगे तो तुम्हें ये सुनकर हैरानी होगी कि सिर्फ 20% ही ऐसे हैं जो स्काई सील तक पहुंच पाते हैं। और बात रही हेवन सील की तो सिर्फ 5% हो ऐसे हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं और डिवाइन सील ये तो तुम अभी के लिए भूल ही जाओ क्योंकि ये अभी तुमसे बहुत बहुत दूर है। इसलिए पहले तुम अपने शरीर को इतना ताकतवर बनाना है कि तुम्हारा शरीर उस ताकत को झेल सके। और सोल पावर को बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें बहुत सी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम दूसरे इंसानों के मुकाबले बहुत जल्दी अपनी सोल पावर को बढ़ा सकते हो। और याद रहे जब भी तुम खाली बैठे रहो तो हमेशा मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे रहना, इससे तुम्हारी मेंटल पावर भी बढ़ती रहेंगी। ये सब सुनकर लियोन भी समझ चुका था कि उसके लिए शक्ति बढ़ाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होगा। वही वो बातें करते करते वो अपने कमरे में जाकर मेडिटेशन करने लगता है। वही मास्टर हुआन भी उस शक्ति चक्र से बाहर आकर लियोन को देखने लगता है। वही लियोन को देखते समय मास्टर हुआन के चेहरे पर किसी बात को लेकर संदेह था, लेकिन मास्टर हुआन ने लियोन की ओर देखकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना मुंह दूसरी ओर करके खिड़की से चांद को देखने लगा और फिर अपनी आंख बंद करने लगा। तभी धीरे धीरे समय बीतता है। लियोन पूरे दिन ही मेडिटेशन की मुद्रा में बैठा था, वही मास्टर हुआन भी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। तभी मास्टर हुआन अपनी आंखें खोलते हैं और तब वो लियोन को देखते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये अभी भी उसी मुद्रा में बैठा हुआ है। ये देखकर मास्टर हुआन भी लियोन को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और फिर हवा में उड़कर लियोन के पास जाते की ओर भागता है। वही मास्टर हुआन भी जल्दी जल्दी उसके पीछे भागकर उस शक्ति चक्र के अंदर चले जाते हैं। वही नीलामी घर के बाहर एक बहुत बड़ी शाही बाग खड़ी हुई थी। उस बगी के अंदर बैठे हुए थे लू याओ, मिस कायली और 2 लोग और उनके साथ वहां पर बैठे हुए थे। वही लू याओ लियोन का इंतजार करते करते थक चुकी थी और फिर वो अकड़ में लियोन को कोसते हुए बोली, क्या बकवास है, ये लड़का अभी तक नहीं आया। अगर ये लड़का ठीक समय पर नहीं आ पाया तब आखिर ये हमारी दल की मदद करने में कैसे सक्षम होगा? कितना बेवकूफ लड़का है। ये सुनकर मिस कायली अपने हाथ से मुंह को ढककर हंसने लगती है और फिर लू याओ की ओर देखते हुए बोली, लगता है तुम उस लड़के को देखना नहीं चाहती, लेकिन बहन लू याओ तुम्हें अपने दादाजी के फैसले का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उनका तर्जुबा हमसे ज्यादा है। लेकिन जैसे मिस कायली ने ये बात कही तब उस बगी के अंदर लियोन आ जाता है। वही लियोन को देखकर लू याओ वापस से अपना चेहरा बनाने लगती है और फिर उसकी ओर से अपनी नजरें हटा लेती है। वही लियोन भी इस वहां पर बैठे लोगों को देखकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वो वहां पर सिर्फ लू याओ और मिस कायली को ही जानता है। तभी लियोन की ओर परेशानी को देखकर मिस कायली लियोन के पास आती है और फिर लियोन के नजदीक आकर उसके चेहरे के पास आते हुए बोली, तुम्हारा स्वागत है मिस्टर तियान, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। वही ये कहते वक्त मिस कायली की चेस्ट लियोन के सीने से टकराने लगे थे। इसी बात को महसूस कर लियोन जल्दी से पीछे की ओर हटते हुए मिस कायली से बोला, शुक्रिया मिस कायली, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। वही लियोन वापस से उस सुंदर लड़की को अपने सामने देखकर वापस से उसकी खूबसूरती में खोने लगा था, लेकिन तभी अचानक से उसने लू याओ को देखा जो अभी भी उसे ही देखे जा रही थी। ये देखकर लियोन ने जल्दी से अपनी नज़र मिस कायली की ओर से हटा लेता है और फिर अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। चैप्टर 89, जल्दी करो ये ब्लास्ट होने वाले हैं। लियोन वहां पर पहुंच चुका था।
और फिर मिस कायली वहां लियोन को अपने साथियों के बारे में बताती है। सबसे पहले मिस कायली उस एक आदमी की ओर इशारा करती है और फिर बोली, लियोन ये है हमारे खास दोस्त और इस समय हमारे लीडर सर जाहो। लियोन भी ये सुनकर उनकी ओर देखने लगता है, जो कि पीले ड्रेस पहने हुए थे। उनके गले में 2 मोतियों की माला डली हुई थी और उन्होंने सिर पर एक टोपी पहनी हुई थी जिस पर एक पंख लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही लियोन ने उस आदमी को देखा तब उसे वो बच्चे जैसा लग रहा था। ये देखकर लियोन हैरान से सर जाहो की ओर ही गौर से देखे जा रहा था। लेकिन तभी लियोन को परेशान होता देख मास्टर हुआन धीरे से लियोन से बोले, अरे लियोन, तुम इस आदमी की पावर को कम मत समझो। भले ही ये तुम्हें एक बच्चा लग रहा हो, लेकिन इसकी पावर सेलेस्टियल नोवस के लेवल 12 पर है, जो कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में सबसे ताकतवर है। ये सुनकर लियोन को सच में अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये एक सेलेस्टियल नोवस क्लास पर है। अगर इसकी ताकत की बात की जाए तो इसकी ताकत लीडर युआन से थोड़ी ही कम थी। ये महसूस कर लियोन के दिल में अब उसके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। वही मिस कायली ने ये बात समझते हुए आगे लियोन से बोली, और मिस्टर तियान, ये है हमारे दल का एक स्टूडेंट जिसे हमने खास संधार दल से यहाँ मुकाबले के लिए बुलाया है, जिसका नाम है शेरा। जैसे ही शेरा ने अपना नाम सुना तो वो जल्दी से लियोन की ओर देखकर उसे ग्रीट करने लगा। वही लियोन भी उस लड़के को देखकर ये कह सकता था कि वो लड़का भी अच्छा खासा ताकतवर था। वही मिस कायली अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, तुम और शेरा इस मुकाबले में भाग लेने वाले हो। इसी के साथ हमारे 3 वॉरियर तैयार हो गए। ये सुनकर लियोन धीरे से मिस कायली की ओर देखते हुआ बोला, पर मिस कायली, हम दोनों तो 2 ही हुए ना। क्या सर जाहो भी इस मुकाबले में भाग लेंगे? लेकिन वही लियोन की बात पर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। वही सर जाहो अपनी जगह से उठते हुए लियोन के पास आने लगे। ये देखकर लियोन भी उनके सामने इज्जत से देखने लगा। तभी सर जाहो बोले, लड़के, तुम सच में बहुत भोले हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं लीडर हूं, तो लीडर बस तुम्हें लीड करने के लिए है, असली मुकाबला तो तुम्हें करना है। और रही बात तीसरे योद्धा की, तो तीसरी योद्धा है मास्टर सु याओ की पोती लू याओ। ये सुनकर लियोन जल्दी से कुर्सी पर बैठी लू याओ को देखने लगा, जो उसकी ओर ध्यान भी नहीं दे रही थी। ये देखकर लियोन भी अब उस लड़की से गुस्सा होने लगता है। वही सर जाहो लियोन की ओर देखते हुए बोले, लड़के, जल्दी से अपनी जगह जाकर बैठ जाओ। ये सुनकर लियोन लू याओ के बगल ने खाली पड़ी सीट पर जाकर बैठ गया। लेकिन वही लियोन को साथ ही लू याओ की एक तंज भारी आवाज सुनाई दी, बेवकूफ। ये सुनकर लियोन न चाहते हुए भी उस बात को अपने अंदर ही दबा दिया। और फिर वो सभी आपस में बातें करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और वो बगी उस तालाब के और भी नजदीक पहुंचती जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो सभी लोग एक पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो शाही बगी रुक जाती है और फिर मिस कायली, सर जाहो, लू याओ, शेरा और आखिरी में लीन उस बगी से उतरते थे। जैसे ही लियोन नीचे उतरता है तब उसे वहां पर लाल कपड़े पहने हुए 4 लोग दिखाई देते हैं। उनके सीने पर एक बिच्छू का साइन बना हुआ होता है, जिसे देखकर लियोन समझ जाता है कि ये बिच्छू दल के मेंबर ही है। वही लियोन भी बाकियों की तरह ही आगे बढ़ने लगता है। तभी सभी लोग उन 4 लोगों के सामने रुक जाते हैं। वही लियोन को अचानक से मास्टर हुआन की आवाज सुनाई देती है। लियोन, मैं महसूस कर सकता हूं कि यहाँ उत्तर की दिशा में बहुत ज्यादा सोल पावर का बहाव है। मुझे लगता है कि वो तालाब वहां पर ही मौजूद है। इसलिए जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करके हमें वहां पर चलना चाहिए। लेकिन तभी लियोन को अचानक से सर जाहो की आवाज सुनाई देती है, जो कि सामने के लीडर से कुछ कह रहा था। बिच्छू दल के लीडर, हम यहाँ आ चुके हैं मुकाबला करने के लिए, और इस मुकाबले के नियम के अनुसार अगर हम 3 में से 2 मुकाबले जीत जाते हैं तो ये रहस्यमयी विदुर तालाब हमारा हो जाएगा। इसलिए हम बिना समय बर्बाद किए इस मुकाबले को शुरू करते हैं। ये सुनकर बिच्छू दल का लीडर भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के वो अपने बगल में खड़ी लड़की को भेज देता है। वही उस लड़की को देखकर सर जाहो भी थोड़ी देर सोचते हुए लू याओ की ओर देखते हुए बोले, पहले तुम जाओ लू याओ। लू याओ भी सर जाहो की बात सुनकर जल्दी से अपने हाथ में शक्तियों से बनी तलवार लिए इस लड़की की ओर जाने लगी। वही अचानक से वो सामने वाली लड़की लू याओ पर अपनी वाटर एलिमेंट की शक्तियों से तेज हमले करने लगी, क्योंकि लू याओ को जो तलवार है वो फायर एलिमेंट से बनी हुई थी। ये देखकर लू याओ समझ चुकी थी कि उसकी फायर एलिमेंट की शक्तियों का उस लड़की पर कुछ भी असर नहीं होने वाला, इसलिए उसने अपने क्लास स्पिरिट इनिशिएटेड की शक्तियों का इस्तेमाल करने लगी। स्पिरिट आई पियर्सिंग टेक्निक, लू याओ ने जल्दी से अपनी हाथों की अपनी आंखों के आगे लाते हुए बोली। ये देखकर मिस कायली धीरे से लू याओ को देखती हुई बोली, ये संधार दल की एक स्पेशल टेक्निक है। इसका मतलब लू याओ, ये मुकाबला बहुत जल्द जीतने वाली है, क्योंकि सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अगर सामने वाले की आत्मा ताकतवर नहीं होगी तो वो इस हमले से नहीं बचने वाला। और हुआ भी ऐसा ही। लू याओ के हमले से लू याओ की आंखों से एक सफेद रंग की रोशनी सीधा उस लड़की की ओर जाने लगी और फिर अचानक से इस लड़की के शरीर के अंदर जाकर उस लड़की की आत्मा को नुकसान पहुंचाने लगी। वही उस लड़की ने जब इस दर्द को महसूस किया तब वो न चाहते हुए भी हार मानकर अपने कदम पीछे की ओर खिसका लेती है। ये देखकर सर जाहो खुशी से चिल्लाते हुए बोले, पहला मुकाबला जीता है लू याओ ने, इसका मतलब ये पहला मुकाबला जीता है संधार दल ने। वही सामने वाला बिच्छू दल के लीडर के चेहरे पर अभी भी किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं आए थे। वहीं वो लीडर एक लड़के की ओर देखते हुए अपनी गर्दन हिलाते हुए उसे आगे जाने को कहते हैं।
वो लड़का भी जल्दी से आगे जाकर अपने लीडर की बात मानता है। वही सर जाहो थोड़ी देर सोचते हुए अपनी नज़र शेरा की ओर करने लगे। ये देखकर शेरा भी समझ चुके थे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वो जल्दी ही उस लड़के के सामने मैदान में आ जाता है। वही उन दोनों के बीच मुकाबला शुरू होने वाला था। ये देखकर लियोन उस मुकाबले का परिणाम निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पहले मुकाबले में लियोन को पता था कि ये मुकाबला आसानी से लू याओ जीत जाएगी। वही लियोन शेरा को गौर से देखने लगा और फिर उसके बचने के मेथड पर ध्यान देने लगा। वही शेरा जल्दी से इस लड़के के हमले से बचता जा रहा था, जो एक स्प्रिट इनिशिएटेड क्लास का वॉरियर था, जो कि अपने फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट को एक दूसरे से मिलाकर शेरा पर हमले किए जा रहा था। लेकिन शेरा उन हमले से बचता ही जा रहा था। तभी शेरा ने उस लड़के के आखिरी हमले से बचते हुए एक छलांग लगाकर जल्दी से शेरा उस लड़के के पास पहुंच जाता है और फिर अपने वाटर एलिमेंट की ताकत का उपयोग करके जल्दी से एक ताकतवर हमला उस लड़के पर कर दिया, जिससे वो लड़के जल्दी ही उस हमले से उठ नहीं पाया और इस बार भी दूसरा मुकाबला संधार दल ने जीत लिया। इसका मतलब यह है कि आज से वो रहस्यमयी विदुर तालाब संधार दल का हुआ। इसी बात की खुशी मनाते हुए मिस कायली ने सर जाहो की ओर देखते हुए बोली, हम जीत गए लीडर जाहो, इसका मतलब अब हम तीसरा मुकाबले करवाने की जरूरत नहीं है। वही बिच्छू दल का लीडर अभी बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो कि उसके हारने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वही लियोन भी इस बात को ध्यान से देखता है। वही लियोन अपने मास्टर से बोला, मास्टर आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या? सामने वाला उस तालाब को हार चुका है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार के भाव नहीं आए। आखिर ये कैसे हो सकता है? मास्टर हुआन भी जल्दी से लियोन की बात पर गौर करते हुए उस आदमी को देखने लगा। तभी मास्टर हुआन जल्दी से गौर से उस बिच्छू दल के लीडर ने को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। तभी मास्टर हुआन जल्दी से लियोन से हड़बड़ाते हुए बोले, लियोन जल्दी करो, यहाँ से सभी को लेकर भागो, ये चारों लोग फटने वाले हैं, जल्दी करो लियोन, यहाँ से जितना जल्दी हो सके दूर भागो। जल्दी से उस तालाब की ओर भाग जाओ, वहां की सोल पावर ज्यादा होने की वजह से वो इस धमाके में फैली सोल पावर को अपने अंदर ले लेगा, इसलिए जल्दी करो लियोन, यहाँ से भागो। ये सुनकर लियोन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो अपने मास्टर कुछ भी सवाल नहीं करता, इसलिए वो जल्दी से सभी की ओर चिल्लाते हुए बोला, सभी लोग जल्दी करो, यहाँ से भागो, ये सभी लोग फटने वाले हैं। ये कहकर लियोन जल्दी से वहां से उत्तर की ओर तालाब की तरफ भागने लगा। वही बाकी सभी को लियोन की बात समझ नहीं आ रही थी। एक जब सभी ने देखा कि वो चारों धीरे धीरे फूलने लगे हैं और उनकी आंख भी लाल होने लगी है, ये देखकर सभी लोग जल्दी से अपनी शक्तियां का इस्तेमाल करते हुए वहां से जल्दी से भागने लगे। सभी लोग लियोन के पीछे पीछे जाने लगे। तभी सभी लोग उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तभी सभी को एक बहुत तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो धमाका की आवाज उन लोगों के कानों में एक तेज पिन की तरह चुभ रही थी। उस धमाके के कारण वहां के आसपास के सारे पेड़ जलकर राख हो गए थे। वही उस धमाके में फैली सोल पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने तालाब की सोल पावर को थोड़ा सा विचलित कर दिया था। ये सब देखकर मिस कायली घबराते हुए सर जाहो की ओर देखते हुए बोली, आखिर ये सब क्या था? ये सुनकर सर जाहो अपने हाथ पीछे करते हुए बोले, ये एक टेक्निक थी जिससे कोई भी योद्धा अपने आप को ब्लास्ट कर सकता है, जिसे आत्म विस्फोटन कहा जाता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर बिच्छू दल के लीडर ने ऐसा क्यों किया। क्या ये हमें मारने की साजिश थी या फिर कुछ और? लेकिन मुझे खुशी है कि हम सभी बच गए और ये हो पाया है मिस्टर तियान की वजह से। ये सुनकर सभी लोग लियोन को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने लगे। वही लू याओ अभी भी लियोन पर ध्यान नहीं दे रही होती है। लेकिन तभी मिस कायली की आवाज सभी को सुनाई दी, मिस्टर तियान, लू याओ और शेरा, तुम लोग इस तालाब के अंदर जा सकते हो और इस तालाब में मौजूद इस सोल पावर को अपने अंदर सोख सकते हो। ये सुनकर जल्दी से लू याओ और शेरा दोनों उस तालाब के अंदर छलांग लगा देते हैं। वही लियोन भी ये देखकर वो भी जल्दी से तालाब में छलांग लगा देता है। तभी वो नीचे गहराइयों में जाने लगता है। वहां पर उसे लू याओ और शेरा दोनों अपने अंदर सोल पावर को सोख रखे थे। ये देखकर लियोन भी जल्दी से बैठकर अपनी हाथों की मुद्रा को बदलते हुए जल्दी से वहां पर मौजूद सोल पावर को सोखने लगा। वही लियोन की सोल पावर सोखने की स्पीड बहुत धीमी थी। वो लू याओ और शेरा के मुकाबले बहुत धीरे धीरे सोल पावर को सोख रहा था। ये देखकर मास्टर हुआन लियोन से बोले, लड़के अगर ऐसी ही चलता रहा तो तुम्हें सोल पावर को सोखने में कई साल लग जाएंगे। ये सुनकर लियोन भी अपनी आंखें खोलते हुए उन दोनों की ओर देखते हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूँ मास्टर? मेरे पास उनकी तरह कोई खास टेक्निक नहीं है जो सोल पावर को सोख सके। तभी मास्टर हुआन लियोन से बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक टेक्निक दे सकता हूँ जिससे तुम बहुत तेज सोल पावर को सोख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ इस तालाब की गहराइयों में चलना होगा। तो बताओ क्या मंजूर है तुम्हें मेरी ये डील? वही जब लियोन ने सुना कि मास्टर उसकी मदद करने, तब वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन जैसे ही लियोन ने गहराइयों में चलने के बारे में सुना तो वो सोच में पड़ गया कि उसे मास्टर की मदद लेनी चाहिए या नहीं। लियोन को असमंजस में पड़ता देख मास्टर हुआन मुस्कुराते हुए बोले, लियोन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मुझे पर विश्वास रखो। मुझे गहराइयों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, इसलिए वहां चलकर देखकर आना है।
वही मास्टर की बात सुनकर लियोन भी उस चीज ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाने लगता है, इसलिए वो मास्टर हुआन को नीचे चलने के लिए कह देता है। मास्टर भी जल्दी से लियोन के दिमाग में वो स्पेशल टेक्निक पहुंचाने लगते हैं। तभी उसकी मदद से अचानक से लियोन की सोल पावर शोखने की स्पीड बहुत तेज होने लगती है। इतना ही नहीं, ये सब लू याओ और शेरा ने भी महसूस कर लिया था। तभी दोनों अपनी आंख खोलकर देखते हैं तो उनको लियोन के आसपास बहुत सी सोल पावर इकट्ठा होते हुए दिखती है। वही ये देखकर लू याओ गुस्से से लियोन की ओर देखते हुए बोली, ये लड़का। और फिर वापस से अपनी आंख बंद कर अपनी मुद्रा को बदलने लगती है, जिससे उसकी रफ्तार थोड़ी और बढ़ गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। लियोन ने बहुत सी सोल पावर को अब्जॉर्ब कर लिया था। अब लियोन का और ज्यादा सोल पावर को शोखना बेकार था। वही लियोन धीरे से अपनी जगह पर खड़ा होता है और अंगड़ाई लेने लगता है। तभी मास्टर हुआन लियोन से बोले, चलो लियोन, नीचे की ओर चलते हैं। हमें और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चैप्टर 90 एंशिएंट अल्केमिस्ट फ्लेम। जैसे ही लियोन ने उस तालाब को सारी शक्तियों को शोक लिया था, तब वो मास्टर हुआन के कहने पर नीचे की ओर जाने लगा था। लियोन धीरे धीरे उस तालाब की गहराइयों में चला जा रहा था। ये देखकर लियोन मास्टर हुआन से बोला, आखिर मास्टर, ये कितना गहरा तालाब है, खत्म ही नहीं हो रहा। आखिर हमें और कितना नीचे जाना है? मुझे नहीं लगता कि वहां पर नीचे कुछ है। वही मास्टर हुआन ये सुनकर जल्दी से शक्ति चक्र से बाहर आ जाते हैं और फिर लियोन से बोले, रुक जाओ लियोन, तुम्हें अभी सब पता चलने वाला है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर मास्टर हुआन अपनी गति को तेज कर लेते हैं। ये देखकर लियोन भी मजबूरी में अपनी गति को बढ़ा लेता है। तभी देखते ही देखते वो दोनों अचानक से एक गुफा को देखते हैं। जैसे ही लियोन और मास्टर हुआन ने ये देखा तो वो दोनों एक दूसरे की ओर देखकर जल्दी से उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि गुफा को पार करते ही वहां पर एक बहुत बड़ी जगह है। ये देखकर लियोन मास्टर से बोला, मास्टर, आखिर ये कौन सी जगह है? देखने में बड़ी ही अजीब जगह है। और फिर लियोन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है। वही मास्टर हुआन लियोन की बात सुनकर यहाँ वहाँ देखते हुए बोला, मुझे भी इसके बारे में ठीक से नहीं पता, पर देखने से तो लगता है कि ये पहले कोई जगह हुआ करती थी, लेकिन अब ये यहाँ गहराइयों में दफन हो चुकी है। ये सुनकर लियोन, जो कि आगे बढ़ता जा रहा था, वो वापस से मास्टर की ओर देखता हुआ बोला, पर मास्टर, अगर ये इतनी खास है तो अब तक कोई यहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पाया? क्योंकि ऐसा अब तक तो हो जाना चाहिए कि ये जगह किसी न किसी को तो मिल चुकी होगी। मास्टर हुआन भी लियोन की बात को सुनते हुए मुस्कुराने लगे और फिर लियोन की ओर देखते हुए बोले, लियोन, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, ये जगह बहुत ज्यादा गहराइयों में है और इस जगह का महसूस करना हर किसी के बस में नहीं है। ये तो अगर मेरी सोल पावर इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होती तो मैं भी इस जगह के बारे में पता नहीं लगा पाता। ये सुनकर लियोन भी समझ चुका था कि आखिर क्यों कोई इस जगह का पता नहीं लगा पाया था। लेकिन वही लियोन को ये जानकर खुशी हुई, आखिर उसके ये मास्टर कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। इस बात की दिलचस्पी अब लियोन को सताने लगी। लेकिन अभी लियोन ने अपने इस सवाल को अपने अंदर ही अंदर रखने के बारे में सोचा। लियोन और मास्टर हुआन वहां पर आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी मास्टर हुआन ने जल्दी से कुछ महसूस किया और फिर वो अचानक से लियोन को अपने साथ लेकर एक पत्थर के पीछे छुप गए। ये देखकर लियोन भी अचानक से खुद को खिंचता देख हैरान हो गया और फिर उसने मास्टर से पूछा, मास्टर, आखिर? लेकिन इससे आगे लियोन कुछ कह पाता तभी मास्टर हुआन ने उससे शांत करने के लिए जल्दी से अपने मुंह पर उंगली रख दी। ये देखकर लियोन भी जल्दी से शांत हो गया और वो भी मास्टर की तरह ही चुपचाप वहां पर ही खड़ा रहा। तभी अचानक से लियोन को एक आवाज सुनाई देने लगी। ये महसूस कर लियोन ने धीरे से अपनी गर्दन उस पत्थर के पीछे से निकाल कर आगे की ओर देखता है। तभी उसको वहां पर ड्रैगन दिखाई देता है, जो कि हवा में उड़ता हुआ यहाँ वहां देख रहा था। ये देखकर लियोन जल्दी से उस पत्थर के पीछे छुप जाता है और फिर धीरे से मास्टर हुआन से बोला, मास्टर, आखिर ये कौन सा जानवर है? पहले मैंने कभी भी ऐसा जानवर नहीं देखा। ये कहते वक्त लियोन के चेहरे पर उस जानवर का खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। वही लियोन इस घबराहट को देखकर मास्टर हुआन बोले, ये द ग्रेट टेल ड्रैगन, जिसका नाम है ब्लेजटेल ड्रैगन, जो कि इस ग्रह का बहुत प्राचीन जानवर है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। लियोन, इसके पास फायर और इस जानवर की मैजिक पावर बीस्ट फ्लेम भी है। ये सुनकर लियोन भी जल्दी से घबरा जाता है और फिर लियोन मास्टर से बोला, मास्टर, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये कहकर लियोन वहां से जाने लगा। ये देखकर मास्टर हुआन ने लियोन को रोकते हुए कहा, रुको लियोन, एक बार उस जानवर के पीछे मौजूद उस चीज को देखो। ये सुनकर लियोन भी जल्दी से अपनी मास्टर की बात सुनकर धीरे से अपनी गर्दन निकालकर उस जानवर के पीछे देखने लगा। तभी उसे वहां पर एक चीज दिखी जो कि जल रही थी। दिखने वो किसी आग के जैसे लग रही थी। ये देखकर लियोन वापस से अपने मास्टर से बोला, मास्टर, आखिर वो क्या चीज है? वो तो किसी आग की तरह लग रही है। मास्टर हुआन लियोन की बात सुनकर लियोन की ओर देखते हुए बोले, लियोन, वो आग ही है। देखो, अल्केमिस्ट बनने के बाद अल्केमिस्ट की सबसे अच्छी दोस्त होती है फ्लेम्स।
और उन्हीं फ्लेम्स की वजह से कोई भी अल्केमिस्ट अच्छी गोलियां और लिक्विड तैयार कर पाता है, और ये फ्लेम्स प्राप्त होती है हमें कुछ विशेष प्रकार के जानवरों से, और फ्लेम्स मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है लाइट फ्लेम और दूसरी होती है एंशिएंट फ्लेम। लाइट फ्लेम्स आमतौर पर जानवरों से प्राप्त होती है, लेकिन जो ये एंशिएंट फ्लेम है वो मुख्यतः प्राप्त होती है प्राचीन जानवरों से। और एंशिएंट फ्लेम बहुत ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब इस ग्रह पर वो अनजान अल्कपिन टकराया था तब उस समय के जानवरों के पास सबसे प्योर एनर्जी का स्रोत था, तब उससे समय जानवरों के अंदर पवित्र शक्तियों का संचार था। इसलिए प्राचीन समय के जो जानवर है उनकी फ्लेम्स बिल्कुल पवित्र और ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये फ्लेम्स इस ग्रह की सबसे ताकतवर चीज नहीं है। वही ये सुनकर लियोन भी हैरान हो गया था, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि ये फ्लेम इतनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी लियोन ने मास्टर हुआन की ओर देखकर बोला, मास्टर हुआन हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर मास्टर हुआन उस फ्लेम की ओर देखते हुए बोले, अब हमें इस जानवर से फाइट करनी होगी, क्योंकि इतनी खास चीज को तो हम यहाँ नहीं छोड़ सकते ना। लियोन ने जब ये सुना तो वो उस जानवर की ओर देखता हुआ बोला, क्या लड़ना होगा? ये कहकर जल्दी से लियोन शक्ति चक्र की मदद से उस जानवर को देखने लगता है। ब्लेज़टेल ड्रैगन, एज 356 ईयर, एलिमेंट्स फायर, फ्लेम बीस्ट फ्लेम, अटैकिंग पावर 600,000, डिफेंसिव पावर 7 लाख, ऑफेंस पावर 5 लाख, कल्टिवेशन लेवल क्लास 6, लेवल 15, स्पेशल अटैक, एंशिएंट फायर एम्बर वेव। जैसे ही लियोन ने उस जानवर के बारे में सुना तो वो डर के मारे कांपने लगा, और फिर लियोन जल्दी से मास्टर हुआन से बोला, मास्टर आखिर आप इस जानवर के साथ लड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? इसकी ताकत तो सच में बहुत ज्यादा है, मैं इसे बिना शक्ति चक्र के जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन तभी मास्टर हुआन लियोन की ओर देखकर गुस्से से बोले, ये क्या कह रहे हो लियोन? शक्ति चक्र की इतनी शक्ति तुम संभाल नहीं पाओगे। अगर तुमने ऐसे करने की कोशिश की तो तुम्हारी एच सेल खत्म हो जाएगी, जिससे तुम्हारा बचना नामुमकिन हो जाएगा, और फिर तुम किसी भी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाओगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो, बताओ मुझे? मास्टर हुआन ये कहते वक्त लियोन की बेवकूफ़ी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे थे। वही मास्टर का गुस्सा देखकर लियोन भी मास्टर की बात पर सोचने पर मजबूर हो गया, और फिर शक्ति चक्र की ओर देखने लगा। तभी लियोन ने अपनी नज़र उस जानवर की ओर करते हुए बोला, तो मास्टर हम इसको हराएंगे कैसे? क्योंकि इस जानवर की ताकत तो सच में बहुत ज्यादा है। तभी मास्टर लियोन की बात सुनकर जल्दी से शांति से कुछ सोचने लगे थे, लेकिन तभी उनकी नज़र अपने आप पर गई। ये देखकर मास्टर हुआन एक अजीब सी हंसी में लियोन की ओर देखने लगते हैं। ये देखकर और अपने मास्टर को ऐसा करते देख लियोन बोला, क्या हुआ मास्टर, आप इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या कोई रास्ता मिल गया है? लियोन की बात सुनकर मास्टर हुआन शक्ति चक्र की ओर देखते हुए बोले, हाँ ऐसा ही कुछ है। मेरी बात ध्यान से सुनो लियोन, शक्ति चक्र का पहला मालिक चाहे तो इस शक्ति चक्र की शक्तियों को इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए तुम जल्दी से शक्ति चक्र को ऑर्डर देना, जल्दी से सोल प्रोटेक्शन शील्ड इस्तेमाल करने का। और जैसे ही मैं इस जानवर की बॉडी को छोड़ूंगा तब मेरी आत्मा को तुम उस सोल प्रोटेक्शन शील्ड में बंद कर देना, ताकि मेरी आत्मा सुरक्षित हो जाए, और फिर ये जानवर जाकर उस जानवर से फाइट करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि ये ड्रैगन इस जानवर का सामना नहीं कर पाएगा। ये सुनकर जल्दी से मास्टर हुआन हाथों की मुद्रा को बदलने लगता है, जिससे धीरे धीरे जेनिथ की आत्मा उस खरगोश से अलग होने लगती है। ये देखकर लियोन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसके गुरु एक इंसान है जो कि अभी भी बहुत ज्यादा जवान है। देखने में उसकी उम्र अभी लगभग 24-25 साल की दिखाई दे रही है। लेकिन तभी लियोन ने जल्दी से सोल प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट कर दिया, जिससे जेनिथ की आत्मा उस शील्ड के अंदर बंद हो गई। वही जेनिथ भी जल्दी से लियोन की ओर देखकर अपना सिर हिलाता है, और फिर उस खरगोश को ऑर्डर देता है जाकर ड्रैगन से सामना करने का। जेनिथ का ऑर्डर पाते ही वो जानवर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जो जानवर पहले छोटा और मासूम दिख रहा था वो अभी लगभग 20 फीट का हो गया। अब वो लगभग उस ड्रैगन जितना ही बड़ा और ताकतवर हो गया। इतना ही नहीं, वो ड्रैगन भी उस जानवर को देखकर हैरान हो गया, और फिर उस जानवर की ओर देखता हुआ बोला, आखिर तुम हो कौन जो मेरे इलाके में आ गए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। वही लियोन तो उस जानवर को बोलता देखा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब से उसकी जिंदगी में ये शक्ति चक्र आया है तब से उसके लिए अनोखी चीज देखना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी हो रही थी उसे मास्टर हुआन को देखकर, क्योंकि उसे सच में यकीन नहीं था कि उसके मास्टर एक इंसान है। वही जेनिथ भी लियोन की इस हैरानी को देखकर समझ जाता है, और फिर वो धीरे से लियोन से बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? यही है मेरा असली रूप। मैं ही हूँ ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीज का पहला मालिक, और लुमिनारा ग्रह का सबसे ताकतवर योद्धा, लीडर जेनिथ हुआन। ये कहते वक्त लीडर जेनिथ की आंखों में आत्मविश्वास साफ देखा जा सकता था। वही लियोन भी जेनिथ की बात सुनकर खुद को हैरान होने से रोक नहीं पाता है। तभी लियोन जेनिथ को ग्रीट करते हुए धीरे से बोला, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैंने आपसे इस तरह से बात की। मुझे पता नहीं था आप कौन है। ये बात सुनकर जेनिथ ने अपने हाथ पीछे करते हुए सामने की ओर देखते हुए बोले, लियोन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा था, लेकिन अब इस समय तुम ही हो जो कि इस ब्रह्मांड का सबसे टक्कर योद्धा है।
एक बार जब तुम इस शक्ति चक्र की पूरी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लोगे तो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इक्के दुक्के लोग ही होंगे जो तुमसे टक्कर लेने की हिम्मत रखते होंगे। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें ताकतवर बनाने की, लेकिन तुम बाद में। जेनिथ आगे कहते हुए रुक जाता है और फिर चुप होकर सामने दोनों जानवरों की ओर देखने लग जाता है। वही लियोन भी समझ चुका था कि मास्टर उससे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उसने खुद से ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और वो भी सामने की ओर देखने लगा। सामने वाला ड्रैगन उड़ते हुए उस खरगोश जैसे दिखने वाले जानवर के पास आने लगा, लेकिन तभी उस खरगोश ने सामने की ओर देखते हुए अपने कानों से एक तेज नीली रंग की रोशनी छोड़ी, जो सीधा उस ड्रैगन की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर वो ड्रैगन भी जल्दी से उस हमले से बचकर हवा में उल्टा उड़ने लगा, और फिर जैसे ही उस हमले से बचा तो वो अपनी पूंछ, जो कि उस ड्रैगन से बहुत ज्यादा लंबी थी, उससे उस खरगोश पर हमला करने की कोशिश की। वही खरगोश उस हमले को देखकर भी अपनी जगह से हिला नहीं और उस पूंछ वाले हमले को खुद के पास आने देने लगा। तभी अचानक से उस खरगोश ने अपना मुंह खोलकर उस पूंछ को अपने दांतों से पकड़ लिया। ये देखकर वो ड्रैगन छटपटाने लगा और फिर जल्दी से अपने मुंह से फायर पावर का उसे करने लगा। इस मुंह से निकलती हुई आगे सीधा उस खरगोश की ओर जाने लगी। वही वो खरगोश भी अपनी कानों से वही नीली रंग की रोशनी उस हमले की ओर बढ़ने लगी। वही जैसे ही उन दोनों का हमला आपस में भिड़ा तब अचानक से वहां पर छोटा सा धमाका होता है। लेकिन तभी उस धुएं से ड्रैगन जल्दी से अपने आप को उस खरगोश से छुड़ाते हुए पीछे की ओर जाने लगा, लेकिन ये तो उस ड्रैगन की चाल थी, क्योंकि ड्रैगन जैसे ही पीछे की ओर गया तो अपने पंखों की मदद से वहां पर तेज हवा चलाने लगा ताकि वो धुआं उस खरगोश के चारों ओर फैल जाए ताकि वो कुछ देख न सके। ये देखकर जेनिथ भी उस ड्रैगन की चालाकी देख दंग रह गया और फिर अपनी थुड़ी पर हाथ रखते हुए बोला, हम लगता है इस ग्रह के जानवर भी इतने मूर्ख नहीं है। लेकिन तभी जेनिथ ने देखा कि वो ड्रैगन अपना सबसे ताकतवर हमला करने की कोशिश करने लगा है। ये देखकर जेनिथ ने लियोन की ओर देखते हुए बोला, लियोन जल्दी से यहाँ से दूर चलो, वो ड्रैगन अपना सबसे ताकतवर हमले का उपयोग करने वाला है, इसलिए हमें सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। ये सुनकर जेनिथ और लियोन दोनों वहां से भागने लगे और एक अच्छी सी जगह की तलाश करने लगे। वही जेनिथ अभी भी उसी सोल शील्ड में था। तभी उनको एक खंभा दिखाई देता है, वही उस दीवार के पास से वो फ्लेम भी बिल्कुल पास थी। ये देखकर लियोन और जेनिथ एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उस खंभे की ओर जाने लगे।